Myself, Anand Kumar Soni. I am your physics mentor. Let's now start. पिछले क्लास में हम देख चुके थे टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन में वन डायमेंशनल मोशन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं टू डायमेंशनल मोशन। सेकेंड टाइप है टू डायमेंशनल मोशन। टू डी मोशन, ठीक है। टू डी मोशन व्हेन एनी बॉडी मूव इन अ प्लेन, जब कोई भी बॉडी किसी प्लेन में मोशन करता है तो उस टाइप के मोशन को, दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज टू डायमेंशनल मोशन। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट move in a plane, then when an object move in a plane, then this type of motion is known as 2D मोशन, ठीक है। इंपॉर्टेंट लाइन यहां पर है, मूव इन अ प्लेन, प्लेन में मूव करता है। प्लेन में मूव करने की वजह से इसी टू डायमेंशनल मोशन को हम एक और नाम से जानते हैं, जो होता है मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन देखते हैं एग्जाम्पल। मोशन इन प्लेन का अगर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दूं तो ये x और ये y, मोशन इन प्लेन एग्जाम्पल है आपके सिलेबस से प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे कोई m मास की बॉडी हमने u वेलोसिटी से किसी थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया तो इसका मोशन इस टाइप से होता है। दिस टाइप ऑफ मोशन इज टू डायमेंशनल मोशन। एक और तरीके से देख सकते हैं कि इसमें दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है हर एक पॉइंट पर। यहाँ पर देखिए, इस पॉइंट पर आया x इज 0, y इज इक्वल टू 0। यहाँ पर समथिंग x इज इक्वल टू x1, y इज इक्वल टू y1। यहाँ पर x y कोऑर्डिनेट फिर से चेंज हुआ, यहाँ x y कोऑर्डिनेट फिर से चेंज हुआ। कंटिन्यूअसली दो कोऑर्डिनेट चेंज करता है। इस टाइप के मोशन में हमेशा दो कोऑर्डिनेट चेंज करता है, x y। अगर हम यहाँ z रखें, डिफरेंट जो भी रखा जाए, तो दो कोऑर्डिनेट चेंज करता है। उस टाइप के मोशन को हम क्या कहेंगे? 2D मोशन। ये फर्स्ट एग्जांपल है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। हियर मोशन इन अ प्लेन एग्जांपल, m मास का ऑब्जेक्ट है। अगर किसी सर्कुलर पाथ पर ये मूव कर रहा है, किसी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, तो ये क्या हो गया? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, ठीक है। ये भी किसका एग्जाम्पल है? टू डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल है। दोनों को हमें डिटेल में आगे के फर्दर चैप्टर्स में और वीडियोस में हमें पढ़ने हैं, ठीक है। ठीक, एक बार फिर से देखते हैं। टू डायमेंशनल मोशन, जब बॉडी किस में मूव करती है? प्लेन में मूव करती है, तो उसे हम टू डायमेंशनल मोशन कहते हैं। या तो हम कह सकते हैं जब कंटिन्यूअसली उसकी दो कोऑर्डिनेट कंटिन्यूअसली चेंज करती है तो वो क्या हो जाएगी? टू डायमेंशनल मोशन। एग्जाम्पल है हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन एंड सर्कुलर मोशन, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बताता हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टू डायमेंशनल मोशन के बाद हम बात करते हैं थ्री डायमेंशनल मोशन। नेक्स्ट हमारे पास आ गया
3D मोशन, मोशन इन अ स्पेस। जब कोई भी बॉडी स्पेस में मूव करती है तो उसे हम क्या कहते हैं? 3D मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट मूव इन अ स्पेस then this type of motion is known as 3D motion, 3 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। हेलिकल पाथ, हेलिक्स। ये कंटिन्यूअसली बाहर की एक पॉइंट के ऊपर मूव करते हुए कंटिन्यूअसली जब बाहर की तरफ आती है तो उसे हम क्या कहते हैं? 3D मोशन। जैसे कि मैं इसे 3 कोऑर्डिनेट के हेल्प से एक्सप्लेन करूंगा। ये एक्स, वाई एंड जेड, और इसमें क्या है? इस मोशन में तीनों कोऑर्डिनेट चेंज करेंगे। एक्स, वाई एंड जेड तीनों कोऑर्डिनेट क्या है? इस मोशन के केस में वेरी करेंगे, यानी चेंजेज होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये जो है कंटिन्यूअसली, ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया? 3D मोशन का, 3 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, तो अभी तक हमने आपको 1D, 2D और 3D तीनों बता दिया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे सेकंड वे में। हमने बोला था मोशन क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन को हम 2 वे में करेंगे। फर्स्ट वे में हमने बताया आपको 1D, 2D, 3D। सेकंड वे में हम मोशन को क्लासीफाई करते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। सेकेंड वे, फर्स्ट हमारे पास है, फर्स्ट टाइप है यूनिफॉर्म मोशन, और सेकंड हमारा होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन आप लोग पहले भी इसके बारे में स्टडी करके आ चुके हैं। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? जब हमारी वेलोसिटी क्या होती है? कंटिन्यूअस कांस्टेंट होती है। वेलोसिटी डजंट वेरी, यानी वेलोसिटी जब चेंज नहीं करती है। व्हेन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट remains constant, then this type of motion is known as known as uniform motion। ठीक है, when velocity of object remains constant, velocity remains constant का मतलब क्या हुआ? velocity is a vector quantity, velocity यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इसमें क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो उस टाइप के मोशन को हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। फिर सेकंड आता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? वेलोसिटी चेंजेस कंटिन्यूअसली।
वेलोसिटी चेंजेज कंटिन्यूअसली। जब कंटिन्यूअसली वेलोसिटी चेंज करता है तो उस टाइप के मोशन को हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो चलिए अब डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ मोशन पढ़ते हैं। नोट डाउन कीजिए आप लोग। मोशन पैरामीटर्स। मोशन पैरामीटर्स में हम सबसे पहले पढ़ते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट समझते हैं। डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट या एनी बॉडी। कोई भी बॉडी जो एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड करती है उसे हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस। जैसे कि देखिए ये है, यहाँ से कोई बॉडी चलनी स्टार्ट की, ये इस पाथ को कवर किया, ये से ये बी तक पहुँचा। ठीक है, ये बी, ये इसको सी कह देते हैं, इस पॉइंट को इधर डी। तो ये एक्चुअल पाथ लेंथ क्या है, ए सी डी बी। तो ये जो एक्चुअल लेंथ है उसे हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, मिनिमम पॉसिबल लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये देखिए ए बी जो है ये क्या कहलाएगा हमारा, डिस्प्लेसमेंट। मिनिमम पॉसिबल लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो पहले हम डिस्टेंस को लिखते हैं। डिस्टेंस एक्चुअल पाथ लेंथ, एक्चुअल पाथ लेंथ, एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय any moving object is called या is known as distance, is known as distance। ठीक है, एक्चुअल पाथ लेंथ कौन सा पाथ लेंथ है, ए सी डी बी, ए सी डी बी, ये क्या है हमारा डिस्टेंस। अब बात आता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मिनिमम पॉसिबल लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये क्या है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो ये हो गया हमारा इनिशियल, और ये क्या हो गया, बी हमारा क्या हो गया, फाइनल पॉइंट। ठीक है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का मिनिमम पॉसिबल लेंथ जो होगा वही क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। या तो हम कह सकते हैं चेंज इन पोजीशन वेक्टर। वेक्टर के फॉर्म में जाएंगे तो हम कहेंगे चेंज इन पोजीशन वेक्टर। देखते हैं आगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मिनिमम पॉसिबल लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन is
known as is called displacement. Is called displacement. ठीक है, मिनिमम पॉसिबल लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि यहाँ पर क्या हो गया, मैं लिख रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर क्या हो गया, ए बी वेक्टर इज डिस्प्लेसमेंट। ए बी वेक्टर हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। ये ए बी जो है वो डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट लेंथ। सिंपल सी बात है, जब हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना रहता है, न्यूमेरिकल में भी बताऊंगा कि उसे इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में और डिटेल बताता हूँ। ठीक है, देखिए, या तो हम कह सकते हैं इसे, और डिस्प्लेसमेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं चेंज इन पोजीशन वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। ठीक है, जैसे कि चेंज इन पोजीशन वेक्टर डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। जैसे कि सपोज दैट हमने इसमें एक कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर दिया, जैसे मान लिया हमने एक कोऑर्डिनेट ले लिया, ये x y और ये इस डायरेक्शन में z है। माना यहाँ का जो इनिशियल पोजीशन है, यहाँ का कोऑर्डिनेट हमारे लिखे हमारा क्या, x1 कॉमा, ये हो गया x1 कॉमा y1 कॉमा z1, और ये हो गया हमारा x2 कॉमा y2 कॉमा z2। ठीक है, तो हम बात करेंगे जब इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ये कहाँ ए से चल करके बी की तरफ गया है, ए बी वेक्टर, तो हमारा जो इनिशियल पोजीशन वेक्टर होगा ये हो गई हमारी इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ठीक है, और ये हो गया हमारा फाइनल पोजीशन वेक्टर, और ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ए बी वेक्टर बोल दो, या तो इसे क्या बोल दो, डेल्टा आर वेक्टर। तो हम इसे क्या कहेंगे, डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर की अगर हम बात करें तो क्या हो गया, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। और फाइनल पोजीशन वेक्टर कहाँ है, हमने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ पर आ गया, तो ये x2 y2 z2 है कोऑर्डिनेट, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। तो ये पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट, आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल। तो देखो ये फाइनल है, इनिशियल है, माइनस करेंगे, आई को आई के साथ में, वेक्टर में आप लोग पढ़ चुके हैं, आई को आई के साथ में माइनस करेंगे, जे को जे के साथ में, के को के के साथ में, डायरेक्शन का ध्यान रखेंगे यहाँ पर। तो ये क्या हो गया, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ठीक है, हम अगर इसका मैग्नीट्यूड देखना चाहें, ये हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। हम अगर इसका मैग्नीट्यूड देखना चाहें, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा आर वेक्टर, तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर।
ठीक है, ये हो गया मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब तक हम डिस्प्लेसमेंट को सिंपल दोनों ही मेथड से, एक सिंपल एनालिटिकल मेथड और वेक्टर मेथड, दोनों मेथड से हम देख चुके हैं। अब कुछ एक इसके बारे में, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स देखते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशनशिप को देखते हैं। चलिए ठीक है, नोट डाउन कीजिए। चलिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, जैसे कि सपोज दैट इस पॉइंट से हम चलना स्टार्ट किए, इसे हमने ओरिजिन मान लिया, ओरिजिन मान लिया, ये ओ, ठीक है, ये पॉइंट ओ है। ओ से चलना स्टार्ट किए, इस पॉइंट ए तक हम आए इस डायरेक्शन में। ये लेंथ टोटल क्या है, एल, ओ से ए तक एल है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा इस पॉइंट के ऊपर बताइए डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर्ड किया है, ओ टू ए कितना डिस्टेंस कवर किया है, मैक्सिमम पाथ लेंथ, एक एक्चुअल पाथ लेंथ कितना कवर किया है, एल, तो हम क्या लिखेंगे, एल। और आपसे बोला जाएगा कि अगर आपसे पूछा जाएगा अब बताइए ओ से ए में डिस्प्लेसमेंट, तो आप क्या देखोगे, मिनिमम पॉसिबल लेंथ। तो मिनिमम पॉसिबल लेंथ ओ से ए तक आने में फिर से देख लीजिए क्या है, एल। तो यह इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट भी हमारा क्या हो गया, एल। ठीक है, कुछ समय तक रुका, इसको ज़्यादा देर तक क्या रुकने की इच्छा नहीं हुई। फिर ये वापस आया और ये जो है यहाँ पर L/2 डिस्टेंस पर आ गया, और ये पॉइंट यहाँ क्या हो गया, L/2 आधी दूरी पर आ गया। तो अब क्या होगा, अब इस पॉइंट के ऊपर देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो फिर हमें क्या सोचना है, एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, मूविंग बॉडी एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड कितना कवर्ड किया, यहाँ से ये चलना स्टार्ट किया, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक एल, ए तक एल, और फिर यहाँ पर हाफ L/2। तो एक्चुअल पाथ लेंथ इसने कितना कवर किया, 3L/2। तो डिस्टेंस क्या हो गया, 3L/2। लेकिन अब हमें क्या देखना है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मिनिमम पॉसिबल लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन हमारे पास क्या है, इनिशियल पोजीशन यहाँ पर है, और यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना हो गया, ये लेंथ। तो टोटल L माइनस L/2, तो L माइनस L/2, तो ये कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इसका क्या हो गया, L/2 अलोंग OB। किस डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट है, O से B के डायरेक्शन में। हम इसमें इसका डायरेक्शन भी दे देते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हमें डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट करना पड़ता है कि L/2 है किस डायरेक्शन में, OB के डायरेक्शन में। ठीक है, फिर हम आगे आते हैं। अब ये B से वापस चलते हुए वापस उसी पोजीशन पर आ गया, ये O से चलना स्टार्ट किया था और फिर वापस उसी पोजीशन पर आ गया। इस पोजीशन का नाम इस बार हम अपन C दे देते हैं। तो अब आपसे पूछा जाएगा बताइए इस पॉइंट पर डिस्टेंस कितना कवर किया, अब तक जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है। तो हम यहाँ पर देखेंगे डिस्टेंस, फिर से डिस्टेंस का फॉर्मूला अपने दिमाग में क्लिक करना चाहिए, क्या, एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय मूविंग बॉडी। एक्चुअल पाथ लेंथ ये देखो, ये यहाँ तक L हुआ, फिर वापस यहाँ से यहाँ तक L हो गया, तो L डिस्टेंस क्या हो गया, 2L। लेकिन हम अब कहेंगे डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, मिनिमम पॉसिबल लेंथ। अब तो यहाँ पर दिख रहा है भाई, जिस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया था वापस उसी पॉइंट पर आकर के खड़ा है, तो क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट कुछ हुआ क्या, नहीं हुआ। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। देख लीजिए डिस्टेंस कंटिन्यूअसली ऐड हो रही है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो डायरेक्शन के हिसाब से हमें इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, हम इससे फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्या, इस डायरेक्शन में आ गए,
अब हम इस डायरेक्शन में ये पॉइंट डी पर आ गए, ठीक है। तब इस पॉइंट के ऊपर हम देखेंगे डी तक पहुँचे, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। पहले हम डिस्टेंस से देखते हैं, तो डिस्टेंस क्या होगा, देखिए एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट या मूविंग बॉडी, एक्चुअल पाथ लेंथ कितना है, ये यहाँ से L वापस L 2L और ये क्या हो गया 3L। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट अब देखो ये क्या यहाँ तक 0, अब इस डायरेक्शन में है तो ध्यान में रखना डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी और हमें मिनिमम पॉसिबल लेंथ चाहिए, मिनिमम O से लेकर के D तक L है। लेकिन क्या है देखिए इस डायरेक्शन में जब हम जा रहे थे, इस डायरेक्शन में जा रहे थे तो हमने पॉजिटिव लिया इस डायरेक्शन को, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो हमें साइन क्या लेना पड़ेगा, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए नेगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा C से D क्या हो गया -L, तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट -L। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, ये हमने स्टडी किया, ये आपको बताया तो क्या पता चल रहा है, डिस्टेंस जो है हमेशा या तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा है या तो इक्वल है। इक्वल एक ही कंडीशन में है जब वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, जब हमारा बॉडी सिर्फ स्ट्रेट लाइन में मूव किया विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, तो इस केस में हमारा क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है, इक्वल लेंथ के हैं। लेकिन जैसे उसने अपना डायरेक्शन चेंज किया है स्ट्रेट लाइन में चलते चलते, तुरंत क्या हो गया, हमारी सारी चीज़ें जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गई, डिस्टेंस बढ़ गया और डिस्प्लेसमेंट क्या होते गया, छोटा हो गया। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम अबव डिस्कशन, यहाँ पर नोट आप लोग लिखिएगा, फ्रॉम अबव डिस्कशन वी कंक्लूड दैट फ्रॉम we conclude that first point, distance is always greater than or equal to magnitude of displacement। क्या, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन या इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सेकेंड, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, या तो ग्रेटर देन 0 होगा या तो इक्वल टू, अगर यहां पर कोई मूवमेंट ही नहीं किया है तो फिर हमारा क्या होगा, डिस्टेंस 0 होगा, और उससे जब भी मूव किया है तो डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहां पर लिख सकते हैं डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बट डिस्प्लेसमेंट क्या है, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 एंड लेस देन 0। यहां पर देखो डिस्प्लेसमेंट क्या है, इन तीनों के इन दोनों केस में क्या है, डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन 0 है यानी पॉजिटिव है, इस केस में क्या है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0 है, और इस केस में क्या है, डिस्प्लेसमेंट लेस देन 0 है। तो हम लिख सकते हैं बट डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू कॉमा लेस देन 0। ये छोटी छोटी बातें, इसे ध्यान में रखिएगा, हेल्पफुल होता है कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। चलिए ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए अब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस फाइंड करने के कुछ बेसिक से छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स देखते हैं, कुछ जो बेसिक आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटर हो। चलिए आपको बोला गया है कि एक दुकान जाने के लिए, कुछ शॉप जाने के लिए, कुछ लाने के लिए आप अपने होम से चले, एच से आप इस साउथ डायरेक्शन में 6 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, 6 किलोमीटर का। उसके बाद एक मोड़ था, वहाँ पर आप आ गए,
शार्प मुड़ना था, आपको शार्पली डायरेक्शन चेंज करना था इस डायरेक्शन में, और आप इस डायरेक्शन में जो 8 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, 8 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, और आप ये शॉप पर पहुंच गए। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जा रहा है, आपने यहाँ से होम से चले और ये शॉप के ऊपर पहुंच गए। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड, आपसे पूछा गया बताओ कि तुमने कितना डिस्टेंस कवर किया। आपसे पूछा गया कि आप जो है, आप यहाँ होम से चल रहे हैं 6 किलोमीटर साउथ डायरेक्शन में आप आए, उसके बाद आप शार्प 90 डिग्री पर चेंज किए और 8 किलोमीटर इस डायरेक्शन में गए। तो आपसे पूछ लिया दुकानदार कि भाई तुम आए हो तो बता दो कि तुमने कितना डिस्टेंस कवर किया है, और साथ ही साथ बताओ तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। तो चलिए हम लोग फाइंड करते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी। तो जो एक्चुअल पाथ लेंथ, तो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस जो होगा एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड, तो एक्चुअल कितना है, HO प्लस OS, HO प्लस OS, HO प्लस OS एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड। तो HO कितना है 6 किलोमीटर, 6, और OS कितना है 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, तो कितना हो गया 14 किलोमीटर। ठीक है, तो आपका डिस्टेंस कितना कवर्ड किया आपने, 14 किलोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस तो आपने बता दिया। अब आपसे पूछा गया डिस्प्लेसमेंट कि भाई बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो फिर कैसे बताया जाए। तो आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मिनिमम पॉसिबल लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का मिनिमम पॉसिबल लेंथ। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को क्या करेंगे, सीधा एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करेंगे। जब भी हमें मैथमेटिकली डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दीजिए, और उसके बाद आप जो कंडीशन है आपके पास, उसके हेल्प से उसकी वैल्यू फाइंड कर लीजिए। जैसे आपने स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट किया तो ये आ गया HS। अब यहाँ पर जैसे कनेक्ट किया, देखा 90 डिग्री है, 6 किलोमीटर 8 किलोमीटर, HS पाइथागोरस थ्योरम। आप खुश हो जाइए, लगा दीजिए डिस्प्लेसमेंट HS इज इक्वल टू कितना हो गया, √6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू √36 प्लस 64 किलोमीटर, 36 प्लस 64 100, √100 इज 10। तो यानी फाइनली आपका डिस्प्लेसमेंट जो हो गया वो कितना हो गया, 10 किलोमीटर। बेसिक है, आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप लोग को पता है, आप लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते होंगे। ठीक है, ये मॉर्निंग वॉक के लिए जिस पार्क में गए उस पार्क में एक सर्कुलर ट्रैक बना हुआ है। ठीक है, सर्कुलर ट्रैक बना हुआ है, इसकी जो रेडियस है वो R है, रेडियस आपको मेन R है। ये सर्कुलर ट्रैक है जिसका रेडियस R है। यहाँ पर भाई गेट है, यहाँ पर गेट है, आप यहाँ से घुसे, इस पॉइंट पर पहुँचे, यहाँ से आपने मोशन स्टार्ट किया, इनिशियल पोजीशन ए, ये आपका इनिशियल पोजीशन ए से मोशन आपने स्टार्ट किया। उसके बाद क्या है, आप इस डायरेक्शन में चले, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते गए, बी से होते हुए मूव करते हुए इधर पहुंचते हुए सी से पहुंचते हुए आप फाइनली ये डी पोजीशन पर रुक गए। यहाँ पर आपका दोस्त मिल गया, आपका फ्रेंड यहाँ पर था और आप यहाँ पर बैठ गए, बैठने के लिए बना हुआ था। तो आपका दोस्त आपसे पूछ दिया, बताओ भाई तुमने ये जो पाथ को फॉलो किए हो, जिस सर्कुलर ट्रैक को तुम पाथ को फॉलो करके आ रहे हो, तो बताओ सबसे पहले तुमने कितना डिस्टेंस कवर किया, और दूसरा तुमने कितना डिस्प्लेसमेंट है, तुम्हारा कितना डिस्प्लेसमेंट है इनिशियल से फाइनल पॉइंट के लिए।
ए टू डी के लिए जो भी चीज़ें पूछी जा रही है ए से डी के लिए। स्टार्ट यहाँ से किया, ये बी सी होते हुए डी पर इसको दोस्त मिला, बैठ गया और दोस्त ने वहाँ क्वेश्चन पूछ दिया कि तुमने कितना डिस्टेंस कवर किया और तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना है इनिशियल पॉइंट से। ठीक है, तो अब हम कैलकुलेट करने के लिए चलते हैं। ठीक है, डिस्टेंस आपको पता है, डिस्टेंस का एक्चुअल पाथ लेंथ, एक्चुअल पाथ लेंथ यानी ए बी सी डी, डिस्टेंस क्या होगा ए बी सी डी, ये इसका एक्चुअल पाथ लेंथ है। तो ए बी सी डी क्या हो, कितना हो जाएगा आपको पता है, ये यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना बन रहा है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, टोटल एंगल कितना बन रहा है 3π/2। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 3π/2 इंटू आर, सॉरी तो ये क्या हो जाएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना हो गया 3π/2 आर, आर की इक्वल टू थीटा इंटू आर होता है, तो ये तरह से आर्क लेंथ ही तो है, रेडियस आर हो गया और यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल बना 3π/2, तो डिस्टेंस कवर किया उसने 3π/2। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ आता है, अब हमें बोल दिया गया है डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए। डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए मैंने अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, जहाँ भी डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए आपको बोल दिया जाए, आप क्या करोगे, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को सीधा स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दोगे। ठीक है, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, हम क्या करेंगे इसे स्ट्रेट लाइन से, यही तो है एक मिनिमम, यही तो है, इसे हमने कनेक्ट कर दिया और ए डी ये क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट हो गया, यही हमारा क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ए डी कितना, हमें फिर से देखिए यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है 90, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, रेडियस ये भी आर है ये भी आर होगा, तो क्या हो जाएगा r² प्लस r², तो ए डी इज इक्वल टू क्या हो गया √2 टाइम्स ऑफ आर, ये क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, कल फिर हम डिस्प्लेसमेंट से आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।